हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे। और हम सीआरटी क्लास 6 की सीआरटी करवा रहे हैं आपके लिए। इसका प्लेलिस्ट बन गया। अगर आपने और पहले की वीडियो नहीं देखे तो जाइए देखिए। इसमें टोटल 10 चैप्टर हैं, जिसमें से मैंने 8 चैप्टर करवा दिए। 9 चैप्टर है जिसको आज हम करेंगे। तो चैनल इसको स्टार्ट करने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि पहले इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। नए साम्राज्य और राज्य, 9 चैप्टर है, नए साम्राज्य और राज्य। अरविंद राजा बना। तो अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए रुपहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी दिखाएगा। तो जरा सोचो उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर बीड़ा भी बजानी है और कविता का पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है, उसके अरविंद सोचने लगा। तो क्या बताती है प्रशस्तियाँ, तो ये दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। समुद्रगुप्त के बारे में किससे पता चलता है, क्वेश्चन बन गया। किससे पता चलता है? इलाहाबाद में खुदे अशोक स्तंभ पर खुदे एक अभिलेख के द्वारा पता चलता है। तो इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिशेर द्वारा एक काव्य के रूप में की गई। किसके द्वारा की गई? हरिशेर द्वारा। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। तो अभिलेख को प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा। सब प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे तुमने आपने गौतमी पुत्र सत्कर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, परंतु गुप्त काल में इसका महत्व और बढ़ गया। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, तो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है? कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। और प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं, वहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। तो योद्धा समुद्रगुप्त हैं जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। यह वर्णन तुम्हें या राजा के बारे में क्या बताता है? तो अगर आप मानचित्र देखेंगे तो देखो तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे क्षेत्र से रंगा गया है। तो तुम्हें पूरी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखाए होंगे। ये आप पहले के मानचित्र में ये देख लीजिए। मानचित्र जो है बीड़ा बजाने वाले समुद्रगुप्त के बारे में चित्रित किया गया है। तो यह मानचित्र प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया। हरिशेर 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। कौन करते हैं? हरिशेर। मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं, जिनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र लाल बिंदु किए गए हैं। इन सब में हार जाने के बाद समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया और समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। पड़ोसी देशों तथा आंतरिक घेरा बैगनी रंग से रंगा गया। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गढ़ या संघ आते हैं। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते हैं। तो इसके पहले आपने पढ़ा है कि उपहार क्यों लाया जाता था राजाओं के पास, कर क्यों इकट्ठा किया जाता था, ये सब। बाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा, बाह्य संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे, जिसमें श्रीलंका के शासक भी थे। उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उनसे करवा दिया। तो मानचित्र में प्रयाग, प्रशस्ति, उज्जैन तथा पाटलिपुत्र ढूंढो। यहाँ गुप्त शासक के महत्वपूर्ण केंद्र थे। तो यहाँ पर आप चित्र देखिए, हरा, नीला, बैगनी जो भी कलर दिया है, इसके पहले जो आपको वर्णन किया गया वो सारी चीज़ें हैं। तो किसने अधीनता स्वीकार की, किसने क्या किया, यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। ठीक है, ये मानचित्र है। अगला है वंशावलियाँ। तो अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रपितामह, पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवीगढ़ की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे। उन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने भी यह भी उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा महाराज के रूप में उल्लेख है। इससे आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ा गया होगा। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय वंशावली से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है कि उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। हर्षवर्धन तथा हर्षचरित, तो जिस तरह गुप्त वंशों के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह से अन्य शासकों के बारे में भी पता चलता है। तो ऐसे ही एक राजा था हर्षवर्धन, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उसके दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। तो कौन थे, ये पूछता है क्वेश्चन। कौन दरबारी कवि था? बाणभट्ट थे। संस्कृत में उनकी जीवनी लिखी, जिसे हरिश्चरित लिखा।
इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उसके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री ह्वेन-सांग, जिसके बारे में आपने पढ़ा है इसके पहले, तो हर्ष के दरबार में रहा था। उन्होंने कुछ देखा, उसका विस्तृत वर्णन किया। अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। इसके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। तब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की। तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। तो एक क्वेश्चन पूछता है, जब उन्होंने आगे बढ़ा तो उनको कौन रोका था? पुलकेशिन द्वितीय ने। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ क्या हैं? तो इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनके राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्य का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित था। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि चालुक्य और की राजधानी किन के बीच में स्थित है, कौन सी नदियों के बीच में? चालुक्य की राजधानी ऐहोल थी। चालुक्य की राजधानी क्या थी? क्वेश्चन बनेगा, ऐहोल थी। जब एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, धीरे धीरे एक धार्मिक केंद्र भी बन गया और जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। तो पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था। उसके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रविकीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। तो आगे रविकीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ है आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिससे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल हो गए। अब पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। तो पल्लवों को कौन समाप्त किया? राष्ट्रकूटों ने। चालुक्यों को कौन समाप्त किया? चोल वंशों ने। तो इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? तो पहले राजाओं की तरह इन राजाओं की भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। जैसे कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक या अनुवांशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे, जैसे कि कवि हरिशेन ने अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करते थे, जैसे हरिशेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारमात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रही अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। तो संधि विग्रही किसे कहते हैं? जो युद्ध और शांति के विषय में मंत्री था। और कुमारमात्य किसे कहते हैं? जो मंत्री को कहते हैं। और संभवतः वहाँ के स्थानीय शासक में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर, श्रेष्ठी यानी कौन होते थे? बैंकर या शहर का व्यापारी, और सरथवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता। सरथवा और नगर श्रेष्ठी क्या होते थे, इसके बारे में आप लिख लीजिएगा। प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार। कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान। कायस्थों किसे कहते थे? लिपिकों के प्रधान को। इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। तो एक नए प्रकार की सेना के बारे में बात करें तो कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजाओं को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें कोई भूमिदान दिया जाता था। ठीक है। और दक्षिण के राज्यों के बारे में बात करें तो राज्यों में सभाएं क्या होती थी? तो पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक स्थान ब्राह्मण स्वामियों का संगठन था, जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। इन इलाकों के भूमि स्वामी ब्राह्मण नहीं होते थे। वहाँ उर नामक ग्राम सभा के होने की बात की गई। किस नामक? उर नामक। नगरम व्यापारियों का एक संगठन का नाम था। नगरम क्या था? व्यापारियों के संगठन का नाम था। तो मतलब इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का नियंत्रण। इनमें बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रहीं। उस जमाने में आम लोग कैसे थे? तो थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। उन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है।
तो प्रकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं कुछ लोगों को। तो इन सब से प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली। इस कहानी को आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। चीनी तीर्थयात्री फाहियान का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। उन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं कि अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते थे और यह बात सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। जब एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सचित्र चित्रण किया गया है। तो राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली सभी चीजें जैसे बर्तन, असबाब, सोने के पायदान आदि शामिल थे। खाने पीने का सामान आदि शामिल था। उनके पीछे सेनाएं वगैरह चलती थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, सही गलत बताना है। हर्षेय ने गौतमी पुत्र सतकर्णी की प्रशस्ति लिखी, सही है गलत आप बताइए। आर्यवर्त के शासक समुद्रगुप्त के लिए भेंट लाते थे, क्या सही है। तो दक्षिणापद में 12 शासक थे और ये सब देख लीजिए क्वेश्चन। ऐसे 3 लेखकों के नाम बताइए जिन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा। तो ये आपको बताना है जरूर से जरूर, वेरी इंपॉर्टेंट। और इस युग में सैन्य संगठन में क्या बदलाव है ये भी बताना है। इस काल की प्रशासनिक व्यवस्था में आपको क्या क्या नई चीज़ें दिखती हैं ये भी बताना है। तो ये सब आंसर आपको करने हैं कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। बाय बाय, जय हिंद जय भारत।